नमस्कार दोस्तों। आज जब हिंदुस्तान में आम चुनाव की धूम मच रही है, ऐसे में हम देश के पहले आम चुनाव को याद कर सकते हैं। आस्था का एक विराट उत्सव जिसकी इतिहास में कोई उपयुक्त मिसाल नहीं है। हाल ही में स्वाधीन हुए देश ने एक झटके में सार्वभौम वयस्क मताधिकार चुन लिया था, जबकि पश्चिम में यह अधिकार पहले धनवान वर्ग को मिला था। कामगार तथा स्त्रियों को बहुत बाद में जाकर हासिल हो पाया था, वह भी कठिन संघर्ष के बाद। अगस्त 1947 में आज़ाद होने के 2 साल बाद भारत ने चुनाव आयोग की स्थापना कर ली थी। मार्च 1950 में सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। अगले महीने संसद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित हो गया। इस अधिनियम को पेश करते वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि किसी भी सूरत में 1951 के बसंत तक चुनाव हो जाएंगे। नेहरू की व्यग्रता समझ में आती थी, लेकिन वह इंसान थोड़ा सशंकित था जिसे इस चुनाव को मुमकिन बनाना था और जो भारतीय लोकतंत्र का एक अज्ञात नायक है। यह दुखद है कि हम सुकुमार सेन के बारे में बहुत कम जानते हैं। उन्होंने कोई संस्मरण नहीं लिखा है, नहीं शायद उनका कोई दस्तावेज मौजूद है। उनका जन्म 1899 में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उनको गणित में स्वर्ण पदक मिला था। वे 1921 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और विभिन्न जिला में न्यायाधीश बतौर काम करने के बाद 1947 में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नियुक्त हुए, जिसके बाद वे बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आए। यह सेन के भीतर बैठा गणितज्ञ था जिसने नेहरू को थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा था। इतना विशाल दायित्व किसी अधिकारी को नहीं सौंपा गया था, किसी हिंदुस्तानी को तो एकदम नहीं। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के 17.6 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें से लगभग 85% पढ़े लिखे नहीं थे, सबसे पहले प्रत्येक मतदाता की पहचान कर उसे पंजीकृत करना था। अगला सवाल था, अमूमन निरक्षर मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्ह, मतदान पत्र और मतदान पेटियां कैसे तैयार किया जाए। मतदान केंद्रों का निर्माण होना था, पर्याप्त दूरी पर होना था और ईमानदार तथा योग्य अधिकारियों की भर्ती होनी थी। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करना था, क्योंकि आम चुनाव के लिए साथ राज्य के विधानसभाओं के चुनाव भी होने थे। सुकुमार सेन के साथ विभिन्न प्रांतों के चुनाव आयुक्त काम कर रहे थे, जो स्वयं सिविल सेवक थे। अंततः 1952 के आरंभिक महीने में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। एक अमेरिकी पत्रकार ने ठीक ही लिखा था कि चुनावी प्रक्रिया ने विकराल समस्या पैदा कर दी थी। सेन की चुनौती को समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करें। करीब 4500 संसदीय क्षेत्र के लिए लगभग 500 संसद, बाकी प्रांतीय विधानसभाएं 2,24,000 मतदान केंद्र तैयार किए जाने थे और उन्हें स्टील की 20 लाख मतदान पेटियों से लैस किया जाना था। इन पेटियों को तैयार करने के लिए 8,200 टन स्टील की जरूरत थी। मतदाताओं के नाम टाइप करने के लिए तथा उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए 16,500 क्लर्कों को 6 महीना के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। इन नामावलियों को छापने के लिए लगभग 3,80,000 रिम कागज का इस्तेमाल किया गया था। 56,000 पीठासीन अधिकारी के अलावा 2,80,000 कमतर अमला तथा 2,24,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। ये चुनाव 10 लाख वर्ग मील के विशाल, विविध और दुर्गम भूगोल पर संपन्न होने थे। सुदूर पहाड़ी गांव की नदियों पर पुलों का निर्माण होना था। हिंद महासागर के छोटे द्वीपों पर मतदाता सूचियों को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए पानी के जहाज़ों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा एक सामाजिक समस्या भी थी। उत्तर भारत के बेशुमार स्त्रियां अपने नाम बताने से झिझकती थी। वे किसी की मां या बीबी के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहती थी। सुकुमार सेन इस विचित्र और निरार्थक रूढ़ि से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अधिकारियों को इन स्त्रियों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद 28 लाख स्त्री मतदाताओं को सूची से हटना पड़ा। इस पर बहुत शोर मचा, लेकिन सेन ने इसे शुभ संकेत की तरह देखा। उन्हें लगा कि अगले चुनाव तक ये पूर्वाग्रह मिट जाएंगे और स्त्रियों को सूची में उनके नाम से दर्ज किया जा सकेगा। इस चुनाव ने अनूठे नवाचार को भी प्रेरित किया था। मसलन दैनिक जीवन के लिए चित्रात्मक चुनाव चिन्ह, जिनके जरिए निरक्षर मतदाता अपने प्रिय राजनीतिक दल को चुन सकते थे। ये चुनाव चिन्ह आसानी से पहचाने जा सकते थे। बैलगाड़ी की जोड़ी, झोपड़ी, हाथी, मिट्टी का दीपक। इसके साथ ही एक साथ कई मतदान पेटियों का इस्तेमाल हुआ। अगर मतदान पेटी सिर्फ एक होती तो नए मतदाता गलती कर सकता था। इसीलिए हर मतदान केंद्र पर प्रत्येक राजनीतिक दल की भिन्न मतपेटियां रखी गई, जिस पर उसका चुनाव चिन्ह अंकित था। जालसाजी को रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही निर्मित की थी जिसका दाग
उंगली पर एक हफ्ते बना रहता था। इस स्याही की 3,89,816 कुपियाँ इस्तेमाल की गई थी। भारतीय आम चुनाव से ठीक पहले की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। एशिया के एक अन्य देश में वियतनाम के योद्धा अपनी भूमि को बचाने के लिए फ्रांस से लड़ रहे थे, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं उत्तरी कोरिया के हमले को नाकामयाब कर रही थी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकान नेशनल पार्टी ने मतदाताओं के अंतिम अश्वेत समुदाय केप कलर्ड्स को मताधिकार से वंचित कर दिया था। अमेरिका ने हाल ही में अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। अरसे से सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहे ब्रिटिश राजनयिक डोनाल्ड मैकलिन और गाई ब्रेस अपनी पहचान खुलने के भय से रूस भाग गए थे। 1952 में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। जॉर्डन के राजा, ईरान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर को यानी हिंदुस्तान के पहले वोट पड़ने के 9 दिन पहले गोली मार दी गई। उन दिनों इंग्लैंड में भी आम चुनाव हो रहा था। चर्चिल एक बार फिर अपने कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता में लाना चाहते थे। 30 और 40 के दशक में चर्चिल ने भारतीय स्वतंत्रता का विरोध किया था कि वे अंग्रेज राजा के प्रथम मंत्री ब्रितानी साम्राज्य के विघटन की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं बने थे। यह काम उनके उत्तराधिकारी क्लेमेंट इटली के जिम्मे आया था, जिन्होंने लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में उस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अंग्रेजों के उपमहाद्वीप से विदाई हो गई थी। इंग्लैंड का चुनाव द्विदलीय था, जबकि भारतीय राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की विविधता बेमिसाल थी। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख उत्तराधिकारी नेहरू की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में थी। उसके विरोध में कुछ जबरदस्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा नवगठित राजनीतिक दल खड़े हुए थे। इसमें प्रमुख थे वायोवृद्धि गांधीवादी जेबी कृपलानी द्वारा गठित किसान मजदूर प्रजापति पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसके मार्गदर्शक में 1942 के भारत छोड़ो क्रांति के नौजवान नायक जयप्रकाश नारायण शामिल थे। कृपलानी और नारायण की पार्टी कांग्रेस पर गरीबों के प्रति अपनी वचनबद्धता से मुकरने का आरोप लगा रही थी। वे उस पुरानी गांधीवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि होने का दावा करते थे जो भूमिपतियों और पूंजीपतियों के बजाय कामगारों और किसानों के हितों को वरीयता देती थी। जनसंघ भी कांग्रेस की आलोचना करता था। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजहबी समुदाय हिंदुओं को एक ठोस मतदाता समूह में संगठित करना चाहता था। इस पार्टी ने अपने उद्देश्य 21 सितंबर 1951 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी पहली औपचारिक बैठक में बखूबी व्यक्त कर दिए थे। इसके सत्र की शुरुआत वेद पाठ और वंदे मातरम से हुई थी। मंच पर पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अन्य नेता बैठे हुए थे, जिनके पीछे सफ़ेद पृष्ठभूमि में शिवाजी की कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों की पापी शक्तियों के विरुद्ध सशस्त्र उठाने के लिए गालिनी ग्रस्त अर्जुन को समझाते कृष्ण की राणा प्रताप मिट्टी के केसरिये दिए की तस्वीर थी। पंडाल में लटके बैनरों पर महाभारत की पंक्ति संग शक्ति कलयुगे अंकित थी, जो उद्देश्य करती थी कि कलयुग में शक्ति सिर्फ जनसंघ के पास है। यह तस्वीर हिंदू महाकवियों से ली गई थी, लेकिन उन योद्धाओं की स्मृति भी जगाती थी जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के साथ युद्ध लड़े थे। लेकिन वह कौरव कौन था जो पापी सूत्र का प्रतिनिधित्व करता था? पाकिस्तान, मुसलमान, जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस? जनसंघ के नेताओं के भाषणों में ये सभी गिरना के पात्र थे। जनसंघ पाकिस्तान के समावेश या शायद उस पर विजय के जरिए मातृभूमि का एकीकरण करना चाहता था। वह हिंदुस्तानी मुसलमानों को ऐसे अल्पसंख्यक के रूप में देखता था जिन्होंने अभी भी इस देश और इसकी संस्कृति को अपनाना और इसे अपने पहले प्रेम बतौर बरतना नहीं सीखा था। वह मुसलमानों की देशभक्ति पर प्रश्न करता था और कांग्रेस पर उनके तुष्टीकरण का आरोप लगाता था। एक समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और BR अम्बेडकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। अम्बेडकर ने केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में भारतीय संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में मदद की थी, लेकिन चुनावों के समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वे अपने भाषणों में निचली जातियों की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना करते थे। उनका कहना था कि आज़ादी इन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं लाई है, वही पुराने अत्याचार, वही पुराने दमन, वही पुराने पक्षपात। अंबेडकर का कहना था कि आज़ादी हासिल करने के बाद कांग्रेस एक धर्मशाला बन गई जिसके उद्देश्य और सिद्धांत बिखर गए हैं और जिसने मूर्ख और धूर्त, दोस्त और दुश्मन, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षतावादी, सुधारवादी और कट्टरपंथी, पूंजीवादी और पूंजीवाद विरोधियों के लिए दरवाज़ा खोल दिए हैं। इन सब के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भापका भी थी। भापका के बहुत से सदस्य 1948 में किसानों की बगावत का नेतृत्व करने के लिए भूमिगत हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यह बगावत चीन की तरह देशव्यापी क्रांति लहर में परिवर्तित
हो जाएगी, लेकिन पुलिस और कुछ जगहों पर सेना ने कठोर कार्रवाई की थी। इसीलिए कम्युनिस्ट समय रहते चुनाव लड़ने के लिए मतदान में आ गए थे। उन्हें अस्थायी क्षमादान दे दिया गया था। ये उग्रवादी अपने हथियार छोड़कर वोट हासिल करने निकल पड़े थे। उनकी कार्यप्रणाली में आए इस आकस्मिक बदलाव ने ऐसी दुविधा पैदा कर दी थी जिनके लिए मार्क्स या लेनिन की कोई किताब मदद नहीं कर सकती थी। मसलन बंगाल से चुनाव लड़ रही एक स्त्री कम्युनिस्ट तय नहीं कर पाती थी कि वह मुचरी हुई साड़ी पहने जो गरीबों के साथी के रूप में साबित कर सके, या साड़ी को धोकर प्रेस करवा कर पहने जो उसके मध्यवर्गीय मतदाताओं को आकर्षित कर सके। तेलंगाना, जहां किसान विद्रोह सबसे तीव्र था, के एक संसदीय प्रत्याशी को जब किसी वरिष्ठ अधिकारी ने एक पेय पेश किया, उसने अपने अनुभव को इस तरह याद किया था, मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि वह फल का रस नहीं बल्कि हिचकी थी। इस सूची में जातियों और मजहब के आधार पर भी गठित क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी थे, जिनके निशाने पर सिर्फ कांग्रेस थी। नेहरू को पार्टी में अपने नेतृत्व को मिलती चुनौती हाल ही में खत्म हुई थी। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद उनका अपनी सरकार में कद बढ़ गया था, लेकिन उनके सामने ढेरों समस्या थी। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी नाराज थे, जिन्हें अभी तक बसाया नहीं जा सका था। दक्षिण में तेलुगु और उत्तर में सिख अधीर हो रहे थे। कश्मीर का मसला दुनिया के नज़रों में सुलझा नहीं था। स्वतंत्रता से गरीबी तथा असमानता में कोई फर्क नहीं पड़ा था, और इसके लिए सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। इस चुनाव की कथा को समाचार पत्रों की सुर्खियों के मार्फत भी सुनाया जा सकता, खासतौर से इसलिए कि इनके द्वारा रेखांकित मुद्दे हिंदुस्तानी चुनाव में आज भी बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की एक अखबार की हेडलाइन थी, कड़े विरोध का सामना करते मंत्री। एक अन्य अखबार ने लिखा था, जातियों के संघर्ष ने बिहार कांग्रेस को कमजोर कर दिया। उत्तर पूर्वी के एक अखबार में यह गजब का वाक्य था, मणिपुर में स्वायत्तता की मांग। गुवाहाटी में हेडलाइन थी, असम में कांग्रेस की कामयाबी की संभावना, मुसलमानों और आदिवासियों का वोट महत्वपूर्ण। ग्वालियर में खबर थी, कांग्रेसियों में असंतोष प्रत्याशियों की सूची में बड़ी खाई पैदा की। कलकत्ता की हेडलाइन थी, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रमुख को पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थी के विरोध का सामना करना पड़ा। लखनऊ की एक रिपोर्ट की शुरुआत यूँ होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद नहीं। जेबी कृपलानी दावा करते थे कि राज्य के अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मतदान में हेराफेरी करेंगे। मुंबई चुनाव अभियान के दौरान 3 गजब की हेडलाइन आई थी, कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन के भरोसे, अनुसूचित जातियों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आरोप दोहराए, शहर की चुनावी झड़पों में 14 लोग घायल। कभी ऐसी हेडलाइन भी आती थी जो अपने समय को तो दर्शाती थी, लेकिन हमारे समय की कतई नहीं थी, खास तौर से जो पटना के द सर्च लाइट में छपी थी, बिहार में शांतिपूर्ण मतदान की उम्मीद। पार्टी के बाहर व्यापक विरोध और पार्टी के अंदर थोड़ी आलोचना का सामना करते हुए नेहरू ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया। सड़क, हवाई जहाज और रेलवे इसकी तुलना पार्टी के एक भावुक कार्यकर्ता से समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर शाही मुहिमों और फाहियान तथा हिंदुस्तान की यात्रा से की थी। 9 हफ्तों के भीतर नेहरू ने देश के एक सिरे से दूसरे तक नाप डाला था। उन्होंने कुल मिलाकर 25,000 मील का सफ़र तय किया था। 18,000 मील हवाई जहाज से, 5,200 मील कार, 1,600 मील ट्रेन, 90 मील नाव से। एक विश्लेषक ने लिखा था कि कांग्रेस की चुनावी मुहिम सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, नेहरू, नेहरू और नेहरू। वे एक साथ सेना प्रमुख, फील्ड कमांडर, प्रवक्ता और पैदल सैनिक थे। नेहरू ने अभियान की शुरुआत रविवार 30 सितंबर को पाकिस्तान की सीमा से सटे लुधियाना से की थी। सभा स्थल का यह चुनाव महत्वपूर्ण था। इस भाषण में सांप्रदायिकता के खिलाफ संपूर्ण युद्ध का ऐलान हुआ था। उन्होंने उन सांप्रदायिक संस्थाओं की निंदा की थी जो हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर वही विषाणु फैला रही थी जो कभी मुस्लिम लीग ने फैलाया था। अगर ये सांप्रदायिक तत्व सत्ता में आ गए, वे देश को तबाह कर देंगे। इसीलिए नेहरू ने अपने 5 लाख श्रोताओं से अपने दिमाग की खिड़की खुले रखने और दुनिया के हर कोने से ताज़ा हवा आने देने का आह्वान किया था। यह स्वर गांधी की याद दिलाता था। नेहरू का अगला भाषण 2 अक्टूबर को दोपहर पुरानी दिल्ली में हुआ था। उस विशाल जनसभा के दौरान वे हिंदुस्तानी जवान में अस्पृश्यता और जमींदारी दोनों के उन्मूलन को लेकर सरकार के दृढ़ निश्चय के बारे में बोले थे। एक बार फिर उन्होंने सांप्रदायिक तत्वों को मुख्य सूत्रों के रूप में पहचाना था, जिनके प्रति कोई उदारता नहीं बरती जाएगी और जिन्हें हम अपनी पूरी ताकत से कुचल देंगे।
95 मिनट के उनके भाषण के दौरान बार बार जोरदार तालियां बजी, विशेष रूप से जब उन्होंने यह घोषणा की अगर कोई भी व्यक्ति मजहब के आधार पर दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए अपना हथियार उठाएगा तो मैं सरकार के मुखिया के रूप में और सरकार के बाहर रहते हुए भी उनके खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। नेहरू जहां भी गए सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ इतना बोले कि कुछ पर्यवेक्षकों को लगा कि वे हालिया जन्मे जनसंघ को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे थे। हालांकि उन्होंने दूसरे मुद्दे को भी छुआ था। बिहार में उन्होंने उस जातिवाद के राक्षस की भर्त्सना की जिसने गांधी की कांग्रेस तक को नहीं छोड़ा था। मुंबई में उन्होंने अपने श्रोताओं को याद दिलाया कि कांग्रेस के लिए वोट पार्टी और उनकी उस विदेश नीति के लिए भी होगा जो वैश्विक शांति और तटस्थता को प्रस्तावित करती है। भरतपुर और बिलासपुर में उन्होंने अपनी वामपंथी आलोचकों के उतावलेपन की निंदा की, जिनके साधन न सही लक्ष्य वे खुद भी साझा करते थे। वे बोले थे, हम एक एक ईंट रखकर ही समाजवाद का महल गढ़ सकते हैं। अम्बाला में उन्होंने स्त्रियों से अपना घूंघट हटाकर देश के निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। केरल और कुछ अन्य जगहों पर उन्होंने अम्बेडकर, कृपलानी, जॉन मिथाई और जयप्रकाश नारायण जैसे अपने श्रेष्ठ प्रतिपक्षियों की सराहना की थी। ये सभी पार्टी या सरकार में उनके साथ ही रहे थे। उन्होंने कहा था, हमें ऐसे अनेक योग्य और निष्ठावान लोगों की ज़रूरत है, उनका स्वागत है, लेकिन ये सब अलग दिशाओं में जा रहे हैं और अंततः कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे जहाँ भी गए उन्होंने बच्चों को अपने साथ राष्ट्रीय गीत गाने का आह्वान किया। उनका संदेश संकुचित पक्षधरता का नहीं था, देशभक्ति का था। जब भीड़ पंडित नेहरू जिंदाबाद या कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाती थी, वे जय हिंद या नया हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का आग्रह करते थे। अपने चुनाव अभियान के दौरान नेहरू सोए कम, यात्राएं अधिक की और बोले उससे भी अधिक। उन्होंने 300 जनसभाएं और सड़क किनारे की अनगिनत सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने लगभग 2 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया, जबकि उतना ही लोग उनकी झलक पा सके जो उन सड़कों के दोनों तरफ उत्सुकता से खड़े होते थे जहां से उनकी कार गुजरती थी। खदान मजदूर, किसान, चारवाहे, कारखानों के कामगार से लेकर खेतीहार मजदूर, इसके अलावा बड़ी संख्या में तमाम वर्गों के स्त्रियां उनकी सभाओं में आई थी। कभी श्रोताओं के बीच उनके विरोधी भी आ जाते थे। आगरा भरतपुर मार्ग पर एक जगह समाजवादियों ने कांग्रेस विरोधी नारा लगाए। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जनसंघ के समर्थकों ने नेहरू की रैलियों में शोर मचाया कि यह आदमी विश्वास के काबिल नहीं क्योंकि यह गौमांस खाता है। पत्रकार फ्रैंक मोरिस ने एक घटना के बारे में लिखा है जो संभवतः केरल में दर्ज हुई थी, जब नेहरू को हथौड़ा और हंसिया फहराते कम्युनिस्ट के समूह का सामना करना पड़ा था। जब नेहरू ने पूछा, आप उस मुल्क में जाकर क्यों नहीं रहते जिसका झंडा आप लिए हुए हैं, उन्हें पलटकर जवाब दिया, आप न्यूयॉर्क जाकर वॉल स्ट्रीट में साम्राज्यवादियों के साथ क्यों नहीं रहते। लेकिन ऐसे लोग अपवाद थे। नेहरू की सभा में ज़्यादातर लोग उनकी प्रशंसा करते थे। कांग्रेस की एक पुस्तक में दर्ज यह सार बहुत अधिक अतिरंजित नहीं है। लगभग हर एक स्थान, शहर, कस्बे, गांव या सड़क किनारे के पड़ाव पर लोगों ने राष्ट्र नेता के स्वागत के लिए रात भर इंतजार किया। स्कूल और दुकानें बंद हो गई। ग्वाला चारवाहों ने दैनिक काम से छुट्टी ले ली। किसान और मजदूरों ने सुबह से शाम की अपनी कड़ी मेहनत से थोड़ी फुर्सत निकाली। नेहरू की सभाओं में लोगों को लेकर जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलानी पड़ी। उत्साही लोग न सिर्फ रेल के डिब्बों के फुटबोर्ड पर बल्कि उनके ऊपर बैठकर भी सफ़र करते थे। बहुत से लोग भारी भीड़ की वजह से बेहोश हो जाते थे। पत्रकारों ने जनता की मन स्थिति को अच्छे से दर्ज किया था। मुंबई में नेहरू के भाषण के दौरान चौपाटी तक झांझ मजीरों के साथ एक जुलूस निकला था जिसमें मुख्यतः मुसलमान शामिल थे। जुलूस के आगे अलगर बैलों का एक जोड़ा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चल रहा था। दोपहर के भाषण के लिए सुबह से भीड़ जमा होने लगती थी। नेहरू की एक झलक पाने के उत्साह में लगभग हर जगह अवरोध तोड़ दिए जाते थे। जब नेहरू दिल्ली में अपना भाषण समाप्त कर मंच से नीचे उतरे, मशहूर मस्सू पहलवान ने उन्हें सोने की जंजीर भेंट करते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं, मैं आपके और देश के लिए जान तक देने को तैयार हूँ। इसी तरह खड़गपुर के रेलनगर में नेहरू को सुनने तेलुगु भाषी स्त्री आई थी। जब वे भाषण दे रहे थे, वही स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। तेलुगु स्त्रियों ने तुरंत उसके चारों ओर घेरा बना लिया। शिशु का सुरक्षित जन्म हुआ।
हालांकि प्रसव पीड़ा में सहायता कर रही स्त्रियां पूरे ध्यान से अपने नायक को सुन रही थी। जनता नेहरू को देख द्रवित हो जाती थी और वे जनता को देखकर। इस लंबे अभियान के दौरान नेहरू के अनुभव सबसे बेहतर उस इंसान को लिखे खत में अभिव्यक्त हुए थे जिसे पूरी नज़ाकत और सच्चाई के साथ उनकी सबसे करीबी महिला मित्र कहा जा सकता है। इस खत में उन्होंने एडविना माउंटबेटन को लिखा था कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरी सभाओं में विशाल जनसमूह चला आता है। मुझे उनके चेहरों, कपड़ों और प्रतिक्रियाओं की तुलना अपने शब्दों के साथ करना अच्छा लगता है। हिंदुस्तान के उस हिस्सों का इतिहास मेरे सामने उभर आता है और मेरे भीतर अतीत के चित्र उमड़ने लगते हैं। लेकिन अतीत से ज़्यादा वर्तमान मुझे आकर्षित करता है और मैं इन नागरिकों के हृदय और जेहन में उतरने लगता हूँ। मैं दिल्ली के सचिवालय में लंबे समय तक कैद रहा हूँ, इसलिए हिंदुस्तान की जनता के साथ यह नया संपर्क मुझे सुखद लगता है। अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश और इन सामान्य लोगों के भीतर उतरने का प्रयास थका देता है, लेकिन सुख भी देता है। इन यात्राओं के दौरान अतीत और वर्तमान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और यह विलय मुझे भविष्य की ओर ले जाता है। किसी निरंतर प्रवहमान नदी की तरह समय चीज़ों को समेटता चलता है। एक जगह लेकिन नेहरू भी नहीं पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश की चीनी नामक तहसील, यहाँ रहते बौद्ध समुदाय ने इस आम चुनाव का सबसे पहले मतदान किया था। सर्दियों की बर्फबारी उनकी घाटी को दुनिया से काट देती थी। उन्होंने पहले बर्फ गिरने से कुछ दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को ही मतदान कर दिया था। पत्रकार भी इन नागरिकों से मिलने नहीं जा सके थे। उन्हें प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी से संतोष करना पड़ा था। बाकी हिंदुस्तान में जनवरी और फरवरी में मतदान हुआ था। सबसे अधिक 80.5% मतदान कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में और सबसे कम यानी 18% शहडोल में दर्ज हुआ था। भारी निरक्षरता के बावजूद देश के लगभग 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अध्येता ने लिखा था कि हिमाचल की एक नवयुवती मतदान करने के लिए अपनी कुंवरी मां के साथ कई मील पैदल चलकर आई थी, क्योंकि वह जानती थी कि कम से कम इस दिन का महत्व है। अखबारों ने ऐसे मतदाताओं के बेहतरीन चित्र उकारे थे। मुंबई के एक साप्ताहिक ने उड़ीसा के आदिवासी जिले में हुए भारी मतदान पर आश्चर्य व्यक्त किया था, जहां संथाल और मुंडा समुदाय धनुष बाण लेकर मतदान केंद्र पर आए थे। जंगल के एक मतदान केंद्र पर 17% मतदान की खबर थी। हालांकि कुछ चीज़ों का अनुमान सुकुमार सेन भी न लगा सके थे। मदुरई में 110 वर्ष का आदमी अपने परपोते का सहारा लेकर आया था, जबकि अंबाला में 95 साल की बहरी और कुबरी स्त्री मतदान करने आई थी। असम के किसी गांव में 90 साल के वृद्ध मुसलमान को निराश होकर लौटना पड़ा था, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने उससे कहा था कि वह नेहरू को वोट नहीं दे सकता। इस बुजुर्ग की पीड़ा के साथ उम्र के 10वें दशक में चल रहे संगाली के एक किसान की अधूरी रह गई गाथा भी थी, जिसने विधानसभा चुनाव के लिए तो वोट डाल दिया था, लेकिन संसद के प्रत्याशियों को वोट देने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब के एक मतदान अधिकारियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चुनाव आयोग ने कितनी एहतियात और जिम्मेदारियों के साथ अपने दायित्वों को निभाया था। मतदान पेटियों की सुरक्षा, मतदान कक्षों के बाहर प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह तथा चुनावी अपराधों की फहरिस्त, पुलिस गश्ते की तैनाती, इस व्यवस्था की वजह से मतदान शांतिपूर्ण हुआ। मतदाता आए और कतार में खड़े हुए, यहाँ तक कि कोई बातचीत करता भी नहीं दिखाई देता था। लग रहा था कि लोग चुनाव को एक पवित्र कार्य की तरह बरत रहे थे। जब मैं अपने केंद्र पर बैठा मतदाताओं को मतदान करते देखता था, मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी। हिंदुस्तान अपनी सरकार चुनने जा रहा था। कौन कहता है कि हम अपनी व्यवस्था संभालने के काबिल नहीं थे। मुंबई में अत्यंत उत्साह भरा मतदान हुआ था। दिल्ली में हुक्मरान रहते थे, लेकिन यह नगरी हिंदुस्तान की सांस्कृतिक, वित्तीय और औद्योगिक राजधानी थी। इसके निवासी राजनीतिक तौर पर बहुत सजग भी थे, क्योंकि यहाँ कांग्रेसी, समाजवादी, साम्यवादी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सभी दल उपस्थित थे। इसीलिए चुनावी कढ़ाई में उबाल भी अधिक था। जब चुनाव के दिन यानी कि 3 जनवरी को सुबह 8 बजे मतदान के लिए सायरन बजे, हर जगह पिछली रात की हलचल के सबूत दिखाई दे रहे थे और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी अभी सड़कों पर बिखरे चुनावी पर्चे साफ कर रहे थे। शहर के 9 लाख निवासियों यानी 17% मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था।
फैशन परस्त मध्य वर्ग की तुलना में कामकाजी वर्ग के लोग कहीं ज़्यादा तादाद में आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि औद्योगिक इलाके में मतदाताओं ने ठंडी और ओस में डूबी सुबह के बावजूद मतदान केंद्रों के खुलने से पहले ही लंबी कतारें लगा ली थी। इसके बरकस मालाबार हिल के WIAA क्लब के दोनों मतदान केंद्रों में लोग टेनिस या ब्रिज खेलने आए प्रतीत होते थे। मतदान तो महज संयोग था। मुंबई में हुए मतदान के अगले दिन लुसाई, जिन्हें मिजो कहा जाता, पहाड़ियों की बारी थी। संस्कृति और भूगोल दोनों ही दृष्टि से इससे बड़ी विषमता नहीं हो सकती थी। मुंबई के मतदान केंद्र बहुत सघन थे। कुल 1349 केंद्र मात्र 92 वर्ग मील में फैले हुए थे, जबकि पाकिस्तान और बर्मा के सीमा से लगे इस आदिवासी इलाके में 113 मतदान केंद्र 8000 वर्ग मील में फैले हुए थे। एक लेखक का कहना था कि इन पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों ने युद्ध काल के सिवा अब तक कोई कतार नहीं देखी थी, लेकिन तब भी उनके भीतर चुनाव के प्रति जबरदस्त उत्साह था। वे बिहीर जंगलों के खतरनाक रास्तों से कई दिनों तक पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचते, रात के वक्त खेमे डालकर अलाव के चारों ओर गाने गाए और सामुदायिक नृत्य किया। इस तरह 4 जनवरी को वो 90,000 मिजो, जो सदियों से किसी मसले का समाधान अपने तीरों और भालों से करते आए थे, पहली बार मतपत्र के माध्यम से अपना निर्णय सुनाने आ गए थे। जनवरी के मध्य में जब मतदान की प्रक्रिया जारी थी, लंदन की पत्रिका न्यू स्टेट्समैन में एक युवा हिंदुस्तानी लेखक ने अपने लेख में चुनाव के मैदान में उतरे विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकतों और कमजोरियों का करारा विवरण देते हुए लेख के अंत में लिखा था कि यह एक आसान लड़ाई है। कांग्रेस को ग्रामीणों को महज इतना याद दिलाने की जरूरत थी कि उसने ब्रिटिश राज से छुटकारा दिलाया था। कांग्रेस का संघर्ष और बलिदान, उनके नेताओं की जबरदस्त और देशव्यापी लोकप्रियता की वजह से जनता कांग्रेस सरकार की कमजोरियों को माफ कर देती थी। यह लेखक भविष्य के प्रति आशान्वित थी, लेकिन आगाह भी करती थी। नेहरू अवश्य नाव खेकर ले जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग इस उम्मीद में वोट डाल रहे होंगे कि चुनाव के बाद वे उन सारे बेईमान, संकीर्ण, सनकी और सौदेबाजों को कांग्रेस से निकाल कर बाहर करेंगे, जो एक राष्ट्रीय झंडा, एक राष्ट्रभाषा, भतीजों की सरकारी नौकरी, लाइसेंस और शराबबंदी को रोटी, कपड़ा और मकान से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। मतदान फरवरी के आखिरी हफ्ते में समाप्त हो गया था। कांग्रेस आसानी से जीत गई थी। पार्टी ने संसद में 489 में से 464 और विधानसभा में 3280 में से 2247 सीटें हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस के आलोचकों ने रेखांकित किया था कि जीती गई सीट और चुनाव में पड़े वोटों के प्रतिशत में भारी अंतर था। संसद के लिए कांग्रेस ने 45% वोट के साथ 74.4% सीटें जीती थी, जबकि राज्यों के चुनाव में यही आंकड़े 42.4% और 68.6% था। इसके बावजूद कांग्रेस के 28 मंत्री हार गए थे। इसमें राजस्थान के जय नारायण व्यास, मुंबई के मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। सबसे विचित्र यह था कि साम्यवादी रवि नारायण रेड्डी, जिन्होंने चुनावी अभियान के दौरान जीवन में पहली बार हिस्की पी थी, सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, नेहरू से भी अधिक। मतदान के पूर्व संध्या पर सुकुमार सेन ने कहा था कि यह चुनाव मानव इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। मद्रास के एक बुजुर्ग संपादक उतने आशान्वित नहीं थे। उनकी शिकायत थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहली बार मतदान करेंगे। इसमें से बहुत लोग नहीं जानते थे कि मतदान क्या है, मतदान क्यों करना चाहिए और किसे वोट देना चाहिए। आश्चर्य नहीं है कि इस समूचे अभियान को इतिहास के सबसे बड़े जुए की तरह देखा गया। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए